आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है आज, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यह है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की चौथी प्रॉपर्टी है। इससे पहले तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बायो वाले तो इसके बारे में इजी अच्छे से जानते होंगे, पढ़ा हुआ होगा उनका। मैथ्स वालों को थोड़ा सा नया टॉपिक लगता है ये, तो ये बता देता हूँ कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस की हम बात करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक बर्तन लिया, इसके अंदर एक सॉल्वेंट फिल किया। सॉल्वेंट मतलब प्योर H2O, मान लो प्योर पानी फिल किया गया है, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी अभी मिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट फिल किया। अब हमने क्या किया, हमने एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लिया। ये जो है हमारे पास, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब मैं बता देता हूं। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के चारों तरफ लगी हुई होती है। ये बहुत जगह मिलती है हमें। उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल सिर्फ एक तरफ से मूव कर सकता है। जैसे अगर हम एक बात करें, नॉर्मल सी बात करें कि एक ये पानी भरा हुआ है बर्तन के अंदर, मान लो यहां पर ये बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में मैं एक नेट लगा देता हूं, ये मैंने नेट लगा दिया। तो नेट के अंदर तो होल होते हैं, पोरस होते हैं, तो पानी यहां से यहां भी मूव कर सकता है और यहां से यहां भी मूव कर सकता है, मतलब दोनों तरफ से मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल नेट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्पेशल टाइप की इस तरीके से नेट लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक नेट लगाया। इस नेट में क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल्स एक तरफ से तो मूव हो पा रहे हैं, मतलब एक तरफ से तो इन्हें परमिट मिला हुआ है जाने का, लेकिन दूसरी तरफ से आने का परमिट इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को, ऐसी नेट को ही हम क्या बोलेंगे, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है, देखो सेमी का मतलब होता है आधा, आधे का मतलब एक तरफ से जाने का परमिट तो है लेकिन दूसरी तरफ से आने का परमिट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे सेमी पर, अच्छा मिल कहाँ कहाँ मिल सकती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये हमें हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, उस सेल्स को चारों तरफ से सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर लिक्विड फिल होता है। अगर वो लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो सेल्स अपना एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेंगी, तो वो लिक्विड अंदर ही रहना चाहिए। तो इसीलिए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन वहां पर काम करती है कि वो अंदर के लिक्विड को बाहर नहीं आने देती, लेकिन बाहर का लिक्विड उसमें अंदर जा सकता है। और हम बात करें, जैसे फल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर की जो बाहर का शेल होता है, वो कवर होता है, वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से बना होता है। जो एग होता है, एग, उस एग के अंदर बाहर का एक सॉलिड छिलका होता है, उसमें सॉलिड जो कवर होता है, उसके अंदर एक पतली सी हल्की सी लेयर होती है। अगर बॉइल्ड एग देखा हो तुम लोगों ने, तो बॉइल्ड एग के चारों तरफ एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एक हल्की सी लेयर आती है, हल्की सी परत आती है, वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। तो स्टार्टिंग में जब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला था, तो इतना पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकली हो सकती हैं, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकाल सकते हैं इनको। लेकिन बाद में जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज आई, तो वो हम फिर लैब्स में भी बनाने लगे। तो अब जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, वो लेबोरेटरी में भी तैयार होती है। आरओ के अंदर, जो आरओ वाटर घर पर फिल्टर लगा होता है, उसके अंदर भी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये तो चलो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन तो हुआ, हमने क्या किया, हमने यहां पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये जो पर्पल कलर से बना हुआ है, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये ऊपर एक ट्यूब लगाया हुआ है, तो ट्यूब के से चारों तरफ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगाया हमने, गुब्बारे की तरह, जैसे ट्यूब के चारों तरफ गुब्बारा लगा देते हैं, बैलून लगा देते हैं। और उसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया। सॉल्यूशन का मतलब, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी है प्लस सॉल्यूट भी है। तो ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, इसका काम ये है कि ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल को अंदर तो आने देगी, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में चले गए,
लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्वेंट में नहीं आ सकते। ठीक है, आधा ही काम करना है, एक ही तरफ से फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो होने लगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ो, जैसे देखो, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। इजी सा प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हम समझते हैं। अब देखो, इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की कुछ ना कुछ लिमिट तो होगी। लिमिट कहने का मतलब, जैसे अगर हम सोचें कि मान लो मैं अंगूर को पानी के अंदर डाल देता हूं, तो अंगूर के बाहर का शेल क्या है, अंगूर का बाहर का शेल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। तो अंगूर का जो अंदर का जूस है, उसका जो रस है, वो पानी में नहीं आएगा, लेकिन अंदर का पानी जरूर अंगूर के अंदर थोड़ा बहुत जा सकता है। तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंगूर के अंदर, इसीलिए अंगूर थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा फूल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी अंदर चला गया, लेकिन अंदर का पानी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बड़े बर्तन के अंदर पानी फिल करूं और उसके अंदर अंगूर डाल दूं और पूरा का पूरा पानी उसके अंदर चला जाए, अंगूर के अंदर, मतलब अंगूर फूल के वाटरमेलन जैसा बड़ा हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पूरा पानी तो नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ लिमिट तो होगी उस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की, जितना पानी वो उसके अंदर पहुंचा सकता है। अब वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है, वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, इस डायग्राम में यहां से धीरे धीरे सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं तो ये लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब ये लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, जब पानी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नीचे की तरफ ये अपना एक अलग ही प्रेशर अप्लाई करेगा। नीचे की तरफ प्रेशर रो जी एच के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर इसे फोर्स करेगा कि बाहर के पार्टिकल्स अब अंदर ना आने दे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, और जब इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो इस प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल का अंदर जाना बंद हो जाएगा। और जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का अंदर जाना, मूव होना बंद हो जाए, उसी प्रोसेस को हम उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखो, एक रफ डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये है, मानो ये सॉल्वेंट फिल किया। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, पानी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक ट्यूब बना रहा हूँ, ये ट्यूब, और इस ट्यूब के चारों तरफ मैंने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगाई। ठीक है, होगा क्या, अंदर धीरे धीरे पार्टिकल जाना स्टार्ट हुए। जैसे जैसे पार्टिकल स्टार्ट हुए अंदर जाना, तो ये लेवल धीरे 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 बढ़ता गया। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जिस पर प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि अब ये इतना प्रेशर डाल रहा है कि ये पार्टिकल्स को वापस बाहर जाने को मजबूर कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो बाहर फोर्स लगाने से पहले एग्जैक्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होना बंद हो जाएगा और प्रोसेस उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं ज़्यादा हाई प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दूं, यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने ट्यूब के अंदर, तो अंदर की चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती कि उसे बिल्कुल रोक के रखे। अगर मैं अंगूर के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा देता हूँ तो वो फट जाता है। फटने का मतलब अंदर का पानी बाहर आ जाता है। तो यही यहाँ पर है कि अगर मैं ज़्यादा प्रेशर ऊपर से अप्लाई करूँ तो ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और अंदर का पानी बाहर आने लग जाएगा। मेम्ब्रेन का काम उल्टा हो जाएगा। तो उस उल्टे काम को हम बोल देंगे, ये ऑस्मोसिस है, वो उल्टा काम हो रहा है तो उसे बोल देंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये आई हमारे पास, द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट स्टॉप, जिस पर बिल्कुल ऑस्मोसिस प्रोसेस होना स्टॉप कर जाएगा, और उससे ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई किया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी सी चीज है बस। हमें जेई नीट में इसकी डेफिनेशन भी काम नहीं आने वाली, हमारे पास काम आएगा सिर्फ ये फॉर्मूला, और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पूछा जाए तो सबसे कम काम आने वाली ऑस्मोटिक प्रेशर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टीज में से आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या हुआ, पाई इज इक्व टू सी आर टी। इसे याद रखने का तरीका, पीवी इज इक्व टू सी आर टी होता है।
PV इज इक्वल टू CRT होता है। तो PV इज इक्वल टू CRT, P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। एक से PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन हमें पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। P इज इक्वल टू N/V, अगर RT हम लिख दें तो ये N/V क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसे हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू CRT, और ये P क्या है, प्रेशर। तो यहीं पर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह काम कर रहा है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पाई से डिनोट कर रहे हैं। तो पाई इज इक्वल टू CRT, इस तरीके से हम इसको इक्वेशन को याद रख सकते हैं। पाई क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला आया। इसमें थोड़ा सा आगे समझते हैं हम। देखो, जैसे ऑस्मोसिस तो सभी के समझ में आ ही चुका है। अब हम एक प्रोसेस करते हैं। मान लो मैं यहां पर एक बड़ा बर्तन लिया, ठीक है, इसमें बीच में मैंने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ये जो है हमारे पास, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। मतलब फ्लो कहां से कहां होगा, फ्लो होगा हमारे पास सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, और किसका, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बंद कर दिया, यहां से हमने एक तरफ मैं फिल कर देता हूं यहां पर सॉल्यूशन के पार्टिकल, यहां मैंने डाल दिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किसका है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मान लिया हमने H2O प्लस इम्प्योरिटी, मतलब कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स हो सकता है, NaCl हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कोई भी इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स हो सकती है। दूसरी तरफ मैं फिल कर देता हूं यहां पर सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट का मतलब क्या है, इस सॉल्वेंट का मतलब है ओनली H2O, प्योर H2O इसका मतलब है। ठीक है, अब देखो, इससे पहले हमने ऑस्मोसिस में क्या समझा है, अगर नॉर्मल प्रोसेस होता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, मैंने क्या किया, यहां पर बैटरी लगाई, और बैटरी लगा के यहां से मैंने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां से या यहां से जहां भी है हमारे पास, हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, और प्रेशर कितना है, ये होना चाहिए हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहां से सॉल्यूशन के पार्टिकल मूव करने लग जाएंगे किसके अंदर, इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन को पार करके सॉल्वेंट के अंदर। तो उल्टा प्रोसेस होने लगा। देखो, पहले सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आ रहा था, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई किया हमने, तो यहां से पार्टिकल मूव होके कहां आएंगे, सॉल्वेंट में। और पार्टिकल किसके मूव हो सकते हैं, ओनली पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट के ही मूव हो सकते हैं, मतलब H2O के। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, वो सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ मेम्ब्रेन पर ही जमा हो जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर हुआ ये कि यहाँ से H2O इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्वेंट में आने लगा। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा ये हुआ कि हम यहाँ जो इम्प्योर सॉल्यूशन था, मतलब इम्प्योर पानी, उस इम्प्योर पानी से हमें प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर H2O मिलने लगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। जो घर पे हमारे आरओ वाटर लगा होता है ना, आरओ फिल्टर, वो इसी तरीके से काम करता है। और जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर में ही ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगी होती है। अगर देखोगे तो कुछ टाइम बाद ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल काली हो जाती है। वो किस वजह से, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में काम आने वाला इतना सा टॉपिक है। ठीक है, एक दो डेफिनेशंस और हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर काम आए क्वेश्चंस में। तो वैसे ज्यादा काम नहीं आती है। डेफिनेशन में हमारे पास आइसोटोनिक,
हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये क्या है? मान लो अगर हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। मान लो अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जिन भी सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर मान लो सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है, तो यहां पर सॉल्यूशन 1 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन 1 हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन 2 हाइपोटोनिक। मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है, बस वर्डिंग समझने के लिए। बाकी हमारे पास जो फॉर्मूला सॉल्व होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, वो यही है, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई, अब हम आगे चलते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। मतलब इस टॉपिक को पढ़े बिना ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना बिल्कुल बेकार है। हम एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही से अगर हमने वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा हुआ। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग मंदिर में जाएं, पूजा करके आए और प्रसाद ना लेके आए। मतलब बहुत सारा काम हम कर चुके हैं लेकिन लास्ट काम अगर हमने नहीं किया तो ये चारों जो भी पिछले हमने टॉपिक्स पढ़े ये सब बेकार हो जाएंगे। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर है क्या चीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करना। अब हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। हमें नेचर से मतलब नहीं है कि जो हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, नहीं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है। मान लो यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉरी यहाँ पर, हाँ सॉल्वेंट मान लिया मैंने H2O, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट है NaCl। ठीक है, और ये सॉल्यूट का मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में क्या चल रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन चल रही है। मोल आ रहा है, मोल डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, मान लो मैं फॉर्मूले यूज करता हूं, जैसे मैंने कोई भी फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला ले लेता हूं किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीवी। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जब इस NaCl को पानी में डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा, उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो जब इस एक पार्टिकल को पानी के अंदर डाला जाएगा तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें अभी तक हम इस एक पार्टिकल को एक ही पार्टिकल मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाएगा, मतलब जब हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल पानी में जाने के बाद दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये आयनिक होता है और Na प्लस और Cl माइनस आयंस में जाके टूट जाता है। तो जिसे अभी तक हम सिर्फ एक पार्टिकल समझ रहे थे वो डिसोसिएट होने के बाद एक्चुअल में दो पार्टिकल बन चुका है। हमें मतलब नहीं है कि ऊपर NaCl था और नीचे Na प्लस और Cl माइनस है, क्यों? क्योंकि नेचर पर तो डिपेंड ही नहीं करता। हमें मतलब ये है कि हमने मिलाया तो एक लेकिन अंदर जाकर हुए दो। तो इसका मतलब हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले किए हैं उस फॉर्मूले से प्रैक्टिकली जो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परफॉर्म होगी वो डबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परफॉर्म होने वाली है, क्योंकि हम फॉर्मूले में एक NaCl लिख रहे हैं और ये अंदर जाके दो NaCl की प्रॉपर्टी परफॉर्म कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये डिसोसिएशन का एग्जाम्पल पढ़ा है। मे बी पॉसिबल एसोसिएशन भी हो, हम दो पार्टिकल डालें और वो अंदर जाके चिपक के एक पार्टिकल बन जाए। तो जिसे हम दो पार्टिकल समझ रहे हैं वो पानी में जाने के बाद एक ही पार्टिकल बन चुका है, तो वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो इनका। व्हेन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाता है तो ड्यू टू डिसोसिएशन इफेक्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज। मतलब इस डिसोसिएशन की वजह से, एक की वजह से दो पार्टिकल हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होने वाली। ठीक है,
अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके नंबर को, वांट ऑफ फैक्टर के नंबर को, वो हम देखते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर के नंबर को हमने जो डिफाइन किया वो इस तरीके से किया, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू वन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट बिफोर डिजोल्व इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इसका मतलब यह है कि जैसे ये NaCl है, ठीक है, इस NaCl का मैंने एक पार्टिकल मिक्स किया, मतलब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से पहले एक था, लेकिन ये सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर इसका 100% डिसोसिएशन होता है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जितना भी हम NaCl डाल रहे हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो ये एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस देगा, मतलब ये दो पार्टिकल देगा। तो एक में से कितने पार्टिकल निकले, दो, तो ये दो ही वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। तो ये वांट ऑफ फैक्टर का हमारे पास कुल मिला के फिनोमिना है, 2 वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास इसका आ जाएगा 100% डिसोसिएशन पर, ठीक है। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लो, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट बिफोर डिसॉल्व, इसके रेस्पेक्ट में टोटल कितने पार्टिकल यहाँ पर डिसॉल्व हुए, कितने पार्टिकल यहाँ पर बने, दो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। H2SO4 को अगर हम देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 अगर ये 100% डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब ये क्या क्या देगा, ये दो तो H प्लस दे देगा, एक SO4 -2 दे देगा, टोटल कितने पार्टिकल दिए इसने, 3, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अगर हम बात करें यूरिया की, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, तो यूरिया का जो एक पार्टिकल है वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, शुगर डिसोसिएट नहीं होता, तो ये पार्टिकल है जो डिसोसिएट नहीं होते। तो ये पहले अगर मैं एक पार्टिकल उसका डालूंगा तो वो पानी में जाने के बाद भी एक ही बना रहेगा, ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं होगा, पहले भी एक था, पानी में जाने के बाद भी एक है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इजी सा एक्सप्लेनेशन है वांट ऑफ फैक्टर को समझाने का, और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि डिसोसिएशन 100% है। अगर डिसोसिएशन 100% नहीं है, ठीक है, उसका एग्जांपल एक बार अब हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आने वाला है, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 100% डिसोसिएशन ना होने वाले के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाने के बाद लगभग 100% डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाने के बाद 10% से भी कम डिजोल्व हो। अब 10% से कम डिजोल्व होने का मतलब ये हुआ कि उसके सारे मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिए 100 मॉलिक्यूल NaCl। हालांकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन समझाने में इजी है इसीलिए मैं सिर्फ NaCl लिख रहा हूं। मान लो ये वीक है इस टाइम पर, तो मान लो ये 100 मॉलिक्यूल मैंने NaCl के लिए, और इसका डिसोसिएशन है ओनली 50%, सिर्फ 50% ही ये डिसोसिएट होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है इसका, 50%, या फिर इसे 0.5 भी बोल सकते हैं, ये इसका अल्फा हमें गिवन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही इसके डिसोसिएट होंगे। अब 50 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होंगे तो कैसा होगा, देखो 50-50 के दो पार्ट कर लेते हैं, ये 50 वाला पार्ट वो है जो डिसोसिएट नहीं हुआ, क्योंकि 100 में से 50 ही डिसोसिएट होने वाला और 50 डिसोसिएट नहीं होने वाले, 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये जो 50 थे, ये 50 जो NaCl थे, ये पानी में जाने के बाद भी 50 ही NaCl रहे, डिसोसिएट नहीं हुए। लेकिन ये 50 जो NaCl थे, ये पानी में जाने के बाद 50 तो Na प्लस बने और 50 Cl माइनस बने। अब टोटल काउंट करो, देखो 50 तो ये रहे, 50 ये रहे और 50 ये रहे, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 150। टोटल 150 पार्टिकल हुए, ठीक है। अब समझ सकते हैं हम लोग कि हमने 100 पार्टिकल डाले तो 150 पार्टिकल उसमें से बने। अगर मैं एक पार्टिकल डालता 100 में से 150, तो 1 में से कितना, 1 में से आया 150 डिवाइडेड बाय 100, 1.5 पार्टिकल हमारे पास बनेंगे। और ये 1.5 मैंने बोला ना विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन से थे 100,
100 के बने 150, तो एक में से कितना बना 1.5, और यही क्या होगा हमारे पास, यही वांट ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब ये तो थोड़ा सा टिपिकल है, निकालना बार बार ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। वो सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे और हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन था समझाने के लिए। अब हम फॉर्मूले से चलते हैं। अगर डिसोसिएशन हो तो फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा इज इक्व टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाता है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं दिया जाता तो हम इसे 100% मतलब अल्फा की वैल्यू 1 मान के चलेंगे। आई है हमारे पास, आई तो हमें पता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर एन क्या है, एन है आयंस, मतलब पानी में जाने के बाद टोटल कितने आयंस में वो डिसोसिएट हो सकता है। जैसे NaCl, पानी में जाने के बाद Na+Cl- दो आयंस में डिसोसिएट हुआ तो 2 लिख देंगे। H2SO4, 3 आयन निकलते हैं उसमें से, H+H+SO4-2, तो यहाँ पर हम N की वैल्यू 3 लिख देंगे। ठीक है, ये वेरिएबल है। अगर बात आए एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में हमें देखो कुछ नहीं करना। एसोसिएशन का मतलब क्या है, देखो खुद सोचो, एक पार्टिकल अगर पानी में जाके 2 बन जाते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर बना 2, 1 के रेस्पेक्ट में 2। लेकिन अगर 2 पार्टिकल पानी में जाके 1 बन जाता है, 2 पार्टिकल अगर पानी में जाके 1 बना तो वांट ऑफ फैक्टर हुआ 1/2। 1/2 का मतलब क्योंकि जुड़ गए ना, 2 में से 1 तो 1 में से आधा, तो हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्व टू अल्फा इज इक्व टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय 1/n-1। बस इतना सा चेंज करना है हमें। ठीक है, n की जगह क्या करना है, 1/n करना है, यही फॉर्मूला, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर निकालने के, ये जो भी 2 एग्जाम्पल हमने देखे उसी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल NaCl का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अल्फा हमें 100% दिया है फॉर NaCl, तो इसका आई हमें निकालना है। अल्फा अगर 100% है तो परसेंट में से तो 100 होगा, तो फैक्टर में से 1 होगा, तो 1 इज इक्व टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय NaCl। टोटल आयन कितने हैं इसके अंदर, 2, 2 माइनस वन, तो आई की वैल्यू आई 2 माइनस वन हुआ 1, और ये -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो आई इज इक्व टू 1 + 1 इज इक्व टू 2। पढ़ लिया था हमने पहले। ठीक है, अगर 50% आता है तो अभी हम देखो डिटेल में देख चुके हैं, 1.5 आना चाहिए, फॉर्मूले से करके देखते हैं। 50% का मतलब हुआ 0.5 इज इक्व टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय NaCl, 2 आयन देगा 2 - 1, तो ये 1 हुआ, ये इधर आएगा, तो आई इज इक्व टू कितना आया हमारे पास, 1.5 आया। वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, एसोसिएशन का एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये बोर्ड में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ही हमारे पास एसोसिएशन का केस आएगा। तो मान लो अगर एसोसिएशन है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमको दे दिया 100%, ठीक है, फॉर कोई भी RCOOH मान लिया, तो अल्फा है 1, आई माइनस वन डिवाइडेड बाय, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें पता होता है कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, डाइमर बनाते हैं। डाइमर का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं इसलिए हमने n की वैल्यू लिखी है 1, 1/2 -1, तो 1 इज इक्व टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास -हाफ, -हाफ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -हाफ, तो आई इज इक्व टू आएगा हमारे पास हाफ। ठीक है, हाफ मतलब 0.5 आई की वैल्यू आ जाएगी वांट ऑफ फैक्टर की। ठीक है, तो ये हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर का टॉपिक हुआ। ठीक है, ये तो हुआ। अब देखना ये है कि ये वांट ऑफ फैक्टर काम कहाँ आता है। जैसे मैंने बोला कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर काम आता है, तो एक बार चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या थे हमारे पास,
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एच ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था, ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले कब काम आएंगे? ये फॉर्मूले तब काम आएंगे जब पार्टिकल डालने से पहले और डिसॉल्व करने के बाद, पानी के अंदर डालने से पहले और डालने के बाद सेम का सेम रहे। ठीक है, जैसे यूरिया डाला तो यूरिया का अगर मैं एक मॉलिक्यूल पानी में डालूंगा तो वो डालने से पहले भी एक रहेगा, डालने के बाद भी एक रहेगा। ठीक है, वहां ये फॉर्मूलेज काम कर जाएंगे। लेकिन अगर NaCl की बात करें तो NaCl पानी में जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा और डबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर देगा। मतलब जितना टाइम्स उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा उतना टाइम्स वो प्रॉपर्टी शो कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको सभी फॉर्मूले में वॉन्ट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मतलब जितने भी अब हमें क्वेश्चंस करने हैं उन सब के अंदर वॉन्ट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। अगर नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, फॉर्मूले अब हमारे पास क्या बने, इन चारों फॉर्मूले में हमने आई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास अब नए फॉर्मूले बने। अच्छा, आई इज इक्वल टू 1 किस किस के लिए रखना है? यूरिया, शुगर, ठीक है, और ग्लूकोज। ये वो एग्जांपल्स हैं जो जनरली रिपीट होते रहता है क्वेश्चंस में, हमारे पास यही एग्जांपल आता है। अगर यूरिया, शुगर, ग्लूकोज ये सब वगैरह दिए हों तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो इसके लिए आई 1 रखना है। बाकी के अगर और जो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिए होंगे स्ट्रॉन्ग या वीक, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगा उसकी आई निकालने के लिए। ठीक है, तो अब ये सिंपल फॉर्मूले, इसके जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे वो अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट थ्योरी खत्म हो चुकी है सॉल्यूशन चैप्टर की। चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम करने वाले अब न्यूमेरिकल्स।